वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 117 है ये। फोकस करेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ साथ उससे जुड़े करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने का मौका दिया। प्रीलिम्स, मेंस और जितने भी फॉरेस्ट वाले हैं जिन्होंने फॉरेस्ट के लिए अप्लाई किया था उसका मेंस का सेंटर वो चेंज कर सकते हो आप लोग 7 से 13 जुलाई के बीच, और दूसरा जो स्लॉट है उसका 20 से 24 जुलाई के बीच। और आप फॉर्म भी वापस ले सकते हो 1 से 8 अगस्त के बीच में। जिसको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं है या फिर मैं इस बार पेपर नहीं दूंगा, अगले वर्ष बैठूंगा। और कोई चेंज नहीं होगा। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ना ही आपका ऑप्शनल बदलेगा, बस केवल एग्ज़ामिनेशन सेंटर ही चेंज होगा। चलिए तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है, किया जाता है उसके द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में। बताइए कौन सा इनमें से करेक्ट है दो स्टेटमेंट में से। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी किया जाता है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट वर्ष 2030 तक अपेक्षित उत्सर्जन तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत निर्धारित वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जो लक्ष्य है उस हेतु उत्सर्जन में कमी के प्रयासों के मध्य अंतराल का आकलन करती है। 2030 तक 1.5 डिग्री तक सीमित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किलिंग कर्व का संबंध किससे है? किससे है किलिंग कर्व का संबंध? वायुमंडल में नाइट्रोजन की सांद्रता की मापन से, वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता के मापन से, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के मापन से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो नाइट्रोजन की सांद्रता के मापन से नहीं है, ऑक्सीजन की सांद्रता के मापन से नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सांद्रता के मापन से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलिंग कर्व। तो किलिंग कर्व का संबंध वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के मापन के लिए एक ग्राफ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। IPCC द्वारा अब तक 5 आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं। IPCC अपनी छठी आकलन रिपोर्ट वर्ष 2021 में प्रकाशित करेगा, 2020-21 में प्रकाशित करेगा। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, IPCC जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसकी स्थापना 1988 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और WMO के द्वारा की गई थी और भारत इसका सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किसके द्वारा ओशन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन प्रॉब्लम्स नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ओशन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन प्रॉब्लम्स, IUCN। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। तो ओशन डीऑक्सीजनेशन एवरीवन प्रॉब्लम्स नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। जारी की भी गई है अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। कौन से करेक्ट हैं इसमें? देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है। लेकिन हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन को चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा पायदान मिला है, पहला नहीं मिला।
क्योंकि जो इसके मानदंड होते हैं ना उनको पूरा ही नहीं कर पाया स्वीडन, ना नॉर्वे, ना फिनलैंड। इसलिए चौथे पायदान पर रखा गया है स्वीडन को, पहले स्थान पर नहीं रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। तो हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम 3 स्थान रिक्त रहे तथा चौथे स्थान पर रहा है स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 9वां स्थान मिला। और भारत पहली बार जो है शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है हाल ही में भारत ने HCFC 141b की पूर्ण समाप्ति की घोषणा की है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b की पूर्ण समाप्ति की घोषणा कर दी भारत ने। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद दूसरा सर्वाधिक प्रबल ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। बिल्कुल है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत ने HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b का उपयोग मुख्य रूप से पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में एक ब्लोइंग एजेंट के रूप में किया जाता था भारत में, अब नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में जीरो कार्बन लॉ निम्नलिखित में से किस देश में पारित किया गया है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका या पाकिस्तान? जीरो कार्बन लॉ किसने पारित किया है? श्रीलंका नहीं है, USA भी नहीं है, चीन नहीं है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन का सामना करते हुए जीरो कार्बन लॉ पारित किया है। इस कानून का लक्ष्य वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके शून्य करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है गुड ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है, बैड ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाती है, जिसे धरातलीय ओजोन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए पृथ्वी के जो मंडल हैं 50 बार कवर कराए होंगे कम से कम। ये मान लीजिए अर्थ है अपनी। सबसे पहला मंडल ये क्या है? निकटस्थ जो मंडल रहता है वो होता है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, इसके ऊपर रहता है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल, इसमें पाई जाती है ओजोन लेयर। इसके ऊपर क्या आता है? आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर क्या है? बहिर्मंडल, सबसे बाद में एक्सोस्फियर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो गुड ओजोन जो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। बैड ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाती है, जिसे धरातलीय ओजोन के रूप में भी जाना जाता है। ये मानव निर्मित ओजोन है। उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? महासागरीय तापन से, बायोडायवर्सिटी से, अम्लीकरण, सुपोषण और धरातलीय ओजोन का उपशमन करने से। किससे है गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल का संबंध? महासागरीय तापन से नहीं है, जैव विविधता के बचाव से नहीं है, अम्लीकरण, सुपोषण और धरातलीय ओजोन का उपशमन करने से है। अम्लीकरण सभी को पता होगा क्या होता है, सुपोषण भी बहुत बार बताया गया है। अलगल बलम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अधिक हो जाना, शैवाल की वृद्धि, ऑक्सीजन चूस लेंगे, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जल मछलियाँ मर जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा। चलिए, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल का उद्देश्य है अम्लीकरण, सुपोषण और धरातलीय ओजोन का उपशमन करना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाना है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान देती है। अगर यहाँ होता ना नहीं देती तो ब्लंडर हो जाता, बहुत बड़ा ब्लंडर। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं देगी तो और कौन देगा? दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। राज्य स्तर पर फ्लाई ऐश उपयोग नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य का नाम बता दीजिए जरा। राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर फ्लाई ऐश नीति को अपनाने वाला भारत का पहला स्टेट है महाराष्ट्र। तो राज्य स्तर पर फ्लाई ऐश नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ईंटे के भट्टों में यूज़ होती है फ्लाई ऐश, इसका एक उपयोग है वो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सबको पता होगा फ्लाई ऐश क्या, बहुत बार कराया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, गलत है?
पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत के 21 राज्यों के कई स्थानों पर आर्सेनिक का स्तर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुमत सीमा से अधिक है। बड़ा खतरनाक होता है यह आर्सेनिक। और दूसरा ऑप्शन है, मवेशियों के चारा के रूप में उपयोग में आने वाली धान की भूसी उनके लिए आर्सेनिक संदूषण का खतरा उत्पन्न करती है। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से त्वचा का कैंसर, मूत्राशय, किडनी और फेफड़ों का कैंसर, रक्त स्राव संबंधी रोग, ब्लैक फुट रोग तथा प्रजनन संबंधी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। ये तो सारे के सारे करेक्ट लग रहे हैं पढ़ने पर, ये तो कोई गलत है ही नहीं इनमें से, इसलिए आंसर लगाएंगे इस ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या उड़ीसा? बताइए किस में किया गया है जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ? उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। तो जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ उड़ीसा में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पाइप आधारित जल कनेक्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटर से डेवलपमेंट गतिविधियां तथा पेयजल से संबंधित विषय सौंपे जा सकते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत शहरी स्थानीय निकायों को घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति संबंधी विषय सौंपे जा सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। चौथा तो है नहीं, तीसरा भी नहीं है। इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संविधान की 12वीं अनुसूची में ये है और 11वीं अनुसूची में ये है। तो इसका आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसके तहत पंचायतों को लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटर सेट डेवलपमेंट गतिविधियां तथा पेयजल संबंधित विषय सौंपे जा सकते हैं। और संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत शहरी स्थानीय निकायों को घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति संबंधी विषय सौंपे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मिशन काकतीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा या महाराष्ट्र? मिशन काकतीय तमिलनाडु नहीं है, उड़ीसा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना से है। तो मिशन काकतीय का संबंध है तेलंगाना राज्य से। मिशन काकतीय के तहत राज्य भर में 46,000 से अधिक टैंकों का पुनरुद्धार करना तथा 20 लाख एकड़ भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना है। किसके तहत? मिशन काकतीय के तहत। किसका मिशन है? तेलंगाना राज्य का मिशन है। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।